तो जैसे ही बारिश हो रही है तब जाके मेढक बोल रहे हैं। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब आश्रित होगा, डिपेंड होगा, वो ऐसे वाक्य कहे जाएंगे क्या जी, मिश्र वाक्य। याद रखिएगा, जो कि ताकि ये चिन्ह होते हैं, ये कुछ पहचान होते हैं मिश्र वाक्य के। कहेंगे सुबह हुई और चिड़िया चहकने लगे, पक्षी चहकने लगे, ये किस प्रकार के वाक्य में जाएगा, तो मिश्र वाक्य में। चलिए अगला देखें, अगला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। ये तीनों के बारे में आपके पेपर में आजकल पूछने का ज़्यादा ट्रेंड है, इसलिए मैं इसको गहन तरीके से बता रहा हूँ। चलिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखें इसमें ये संयोजक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, संयोजक चिन्ह। इसमें रहता है और, देखें क्या होता है जी, और से जुड़ा रहता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन। चलिए लिखूंगा नहीं ज़्यादा, आप लोग सुने, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, सामने वो आती है, सुने होंगे गाना। तो ये कुछ संयोजक चिन्हों से जुड़ा होता है। इसमें भी दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं, दो वाक्य, और ये संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। चलिए जैसे मैं कहूँगा राम आम खाता है और सीता पटती है। ये राम, इधर देखें, ये राम आम खाता है और बीच में क्या आया, और सीता पटती है। ये दो वाक्य किससे जुड़े हैं, तो और से ना, और से। तुम मुझे पैसे दोगे लेकिन, तुम मुझे पैसे दोगे लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुल्फी नहीं खरीदूंगा। तो इधर पैसा भी देना है और कुल्फी भी नहीं खरीदना है, और दोनों वाक्य किससे जुड़े हैं, लेकिन ना। तो लेकिन, किंतु, परंतु जब भी बीच में आए दो वाक्यों के बीच में, या फिर दो वाक्यों को जुड़ता है, संयोजक चिन्ह मिले, तो आप समझिएगा वो कौन सा वाक्य है, सरल नहीं, सॉरी, संयुक्त वाक्य है जी। क्या है, संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है तिरछ किस प्रकार की रचना है। तिरछ, याद करें, तिरछ बहुत अच्छी, ये ना बहुत अच्छी कहानी है, पाठ है। तिरछ को लिखा है किसने, तो चलिए याद करने का प्रयास करें सभी विद्यार्थी। तिरछ क्या होता है, किसने लिखा है, तिरछ लिखा है उदय प्रकाश ने। तिरछ किसने लिखा है जी, उदय प्रकाश ने, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा आधुनिक त्रासदी। ये जो किस प्रकार की रचना है, तो आधुनिक त्रासदी। आधुनिक युग है ना, लोगों के अंदर त्रासदी है, त्रासदी ना, लोगों के हृदय में भयावह की स्थिति है, डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं लोग ना। चलिए हाहाकार मचा हुआ है जनता के अंदर, वही कहलाता है त्रासदी। यानी कि आधुनिकता के दौर पर त्रासदी पर ये रचना की गई है, तिरछ, जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। चलिए याद करते जाए, भूला नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है जी। देखें इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढने का प्रयत्न करें विद्यार्थी। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। देखें अशोक वाजपेयी ने कौन सा ना काव्य खंड में, देखें कौन सी कविता लिखी है, कुछ अंतिम में पड़ता है ना, क्या लिखा है, अशोक वाजपेयी, हार जीत, क्या जी, हार और क्या जी, जीत कविता नामक कविता लिखा है अशोक वाजपेयी ने। और ये जो हार जीत कविता है, छोटा सा अंश है, छोटा सा हिस्सा है। कहाँ से लिया गया, हार जीत जो कविता है कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं। इस कविता संग्रह का ये जो हार जीत है, ये छोटा सा हिस्सा है। आप लोग समझने का प्रयास करें, जिसके रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्रपति, मैं बता दूं कि वे पेशे से एक लेखक नहीं थे, उनका जीवन चरित्र ना कई कठिनाइयों से होकर के गुजरा। तो ये जो ज्ञानेंद्रपति है ना, पहले एज अ राइटर के तौर पर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के लिए कई ऐसे नौकरी किए। और मैं बता दूं कि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बीपीएससी क्रैक किया था जी। क्या जी, बीपीएससी। और बीपीएससी के अंतर्गत ये आता है पोस्ट। 7वां प्रश्न का आंसर सबसे अच्छा है, देखें याद रखें, कारा अधीक्षक। कारा मतलब कारावास, ठीक है ना। कारा अधीक्षक होते हैं जो ना जेल कहते हैं ना, कारावास हो सजा जहाँ कैदियों को बंद किया जाता है, उसे कारावास कहते हैं। तो कारा अधीक्षक थे। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने क्या किया था, क्रैक किया था, और उसके अंतर्गत इनको एक पोस्ट मिला था कारा अधीक्षक, यानी कि जो कहते हैं ना जेलर। और देखिए कारा अधीक्षक के पद पर रहते हुए उन्होंने कैदियों के लिए बहुत ना, हम क्या कहें, कल्याणकारी कार्य किए ना, उनके हितों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। कौन, ज्ञानेंद्रपति। अच्छा ज्ञानेंद्रपति याद आया, कौन सी ना, चलिए बताया सभी व्यक्ति कौन सी कविता लिखी है उन्होंने। चलिए तो ज्ञानेंद्रपति ने लिखा है क्या, गाँव का, चलिए एक बार फिर से मैं लिखूंगा, गांव का घर। चलिए ज्ञानेंद्रपति ने क्या लिखा है बच्चों, तो गांव का घर। चलिए याद रखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए मुहावरा है जी। कह रहा है गूलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखें इधर यार, देखो ध्यान से समझें इस मुहावरे को। गूलर का फूल, अच्छा बताया सभी विद्यार्थी कि गूलर का फूल होता है। देखा है कभी आप लोगों ने, अरे नहीं देखा है तो आंख मूंद के कहो, आंख मूंद के। ऑप्शन सी, कभी भी दिखाई न देना। अरे भैया जब गूलर का फूल होता ही नहीं है तो दिखाई कैसे देगा,
कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखिए बहुत बच्चों का ध्यान ऑप्शन ए की तरफ जा रहा होगा, मैं देख रहा हूँ ना कि कभी कभी दिखाई देना, नहीं, कभी कभी दिखाई देना ये दूसरे मुहावरे का अर्थ है। याद करें, ईद पर्व मुसलमान भाइयों का, ईद, कहते हैं यार तू तो आजकल ईद का चांद हो गया है, ईद का चांद हो गया है, कहने का मतलब कभी कभी दिखाई देता है। चलिए ये समझते जाएं ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या था बच्चों, एक बार फिर से मैं क्लियर करूंगा, कभी भी दिखाई न देना, भूला मत। चलिए अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं, देखें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था, देखें जब आप काव्य खंड, दिगंत भाग 2 का काव्य खंड और ना गद्य खंड पढ़ चुके होते हैं तो एक चीज़ चलता है ना, पीछे पीछे प्रतिपूर्ति जिसको कहते हैं, और प्रतिपूर्ति में ना एक राइटर है हेनरी लोपेज जिसने पेशगी लिखा है। क्या लिखा है? पेशगी, हेनरी लोपेज। और इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी, ऑप्शन डी ना इस प्रश्न का जवाब है। कहाँ हुआ था जी? तो अफ्रीका महादेश। कहाँ हुआ था? अफ्रीका, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कभी कभी। अफ्रीका महादेश कहाँ जी? कांगो, कांगो गणराज्य सुना होगा आप लोग, सुने होंगे आप लोग, कांगो गणराज्य कहाँ जी पड़ता है? अफ्रीका, यहाँ इनका जन्म हुआ था 1937 में। चलिए जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए कह रहा भीड़ शब्द है, भीड़ ओ है, भीड़, भीड़ लगी है कि भीड़ लगा है, भीड़ लगी है कि भीड़ लगा है, नहीं भीड़ लगी है, ये शब्द है स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ संज्ञा के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? संज्ञा। अब भीड़ है यार, जनता है, समूह है, तो आंख मूंद के कहिए समूहवाचक संज्ञा। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए कह रहा है यात्रा शब्द है। यात्रा कौन सा शब्द है? यात्रा, तुम्हारी यात्रा कहते हैं, ध्यान दे, कहते हैं तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो, ये ऐसा नहीं कहते हैं। ये शब्द हो गया हमारा स्त्रीलिंग। आंख मुंद के करिए क्लिक, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए यात्रा स्त्रीलिंग है जी। अगला प्रश्न देखें, अगला क्या कह रहा है? चमक शब्द है। ओए चमक, चमक भी क्या होगा जी? स्त्रीलिंग ही होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग ना। चमचमाती हुई वस्तु, चमचमाती हुई, चमकीली वस्तु कहते हैं ना। चलिए आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महान रूसी कथाकार कौन थे? महान रूसी कथाकार कौन थे? मैं बता दूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेव टॉल्स्टॉय। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं या फिर कुछ भी, तो इनके नाम अच्छी तरीके से आप लोग मिल जाएगा आप लोग को सुनने के लिए। चलिए बहुत अच्छे राइटर थे। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। देखें अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। कह रहा है 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? याद रखें ये प्रश्न ना, ये प्रश्न कुछ अच्छा ना अंदर से पूछा है, गहराई से पूछा है इस प्रश्न का। देखें मोपासा 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? पूरे के पूरे 300, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए याद करते चले, कंठस्थ करते चलें। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैंने भोजन नहीं किया और देखें मिल गया, और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? जल्दी बताएं विद्यार्थियों। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस प्रकार का वाक्य है? ओ यार बीच में मिल गया संयोजक चिन्ह, इसलिए और मिल गया, कहेंगे कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है विद्यार्थियों? एक उद्देश्य और एक विधेय, एकदम साधारण वाक्य होता है, किसी से कुछ नहीं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लड़का जाता है, तुम खेल रहे हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, सरल, सिंपल, ठीक है ना। एक उद्देश्य एक विधेय। लेकिन मिश्रा जी, जो कि यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता था, ठीक है ना। चलिए तुम वही हो जिसने मुझे पीटा था, है कि नहीं? ऐसे वाक्य कहाँ जाएंगे? मिश्र। चलिए बारिश हुई और मेढक बोलने लगे ना, एक वाक्य दूसरे पे क्या होता है? आश्रित होता है। चलिए आप लोग, मैंने फिर से बताया इसको, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? तो कह रहा है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को पहचाने आप लोग। चलिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं बिना विलंब किए। कह रहा है वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी। देखें ये भी मैं कहूँगा ये वाक्य गलत है जी। क्योंकि बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। ये वाक्य अशुद्धि मैंने पढ़ाया है बहुत बार अपने विद्यार्थियों को। दूसरा ऑप्शन देखें, उसके स्त्री नहीं है, ये क्या कह दिए गुरुजी? गलत है। चलिए उसके बेटे नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। ये सारे वाक्य गलत हैं, ये अनबन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है विद्यार्थियों? देखें मैंने कहा था ना, याद कीजिए, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसने कहा था, लिखा किसने था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। किसने लिखा था विद्यार्थियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था तेरी कुड़माई। याद कीजिए, पंजाब का अमृतसर, वो चौक चौराहा जहाँ लहना सिंह जो उसने कहा था का मुख्य पात्र था, नायक था, वो
ना अमृतसर के चौक चौराहे पे अपने ना अमृतसर में गया है, कहाँ अपने मामा के यहाँ ना मेहमानी में गया है, और उसकी मुलाकात अमृतसर के चौक बाजार में होती है एक लड़की से, और उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है? कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है? कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए ये पंजाबी शब्द है, इसका मतलब होता है सगाई। क्या होता है जी? सगाई। क्या होता है? सगाई होता है इसका अर्थ। आप लोग समझे इस बात को अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ना रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए रक्षक शब्द में यहाँ पर ना ये हॉस्टल है, मैं बता दूँ सभी विद्यार्थियों को, और कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं उनको दूर जाने के लिए कह रहा हूँ, तो आप लोग विचलित ना हो। चलिए चलता रहता है, जिंदगी है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, आप लोग बस ध्यान केंद्रित किए रहे, मैं हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बताऊंगा। चलिए रक्षक शब्द में प्रत्यय बताएं, प्रत्यय कहाँ लगता है? वह शब्दों के पीछे लगता है, पिच्छू, ठीक है ना। चलिए रक्षक आके डंडे से निकलेगा अक, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अक। चलिए खूब सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अर्धनारीश्वर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? मैंने कहा था रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्धनारीश्वर ये हमारे बिहार के लेखक हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है ना कि निम्नलिखित में से बिहार के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे बिहार के कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने लिखा था अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव के ऐसे प्रतिमा की व्याख्या हुई थी, जिसमें ना शिव की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसमें आधा अंग नर का और आधा अंग नारी का था। इसलिए पुरुष और स्त्री के गुणों को इस निबंध में ना क्या किया गया है, तो व्याख्या किया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण क्या है? पुराण शब्द का विशेषण क्या है बच्चों? जल्दी बताएं। पुराण, मैंने कहा था कि अगर किसी भी शब्द को आप अगर अच्छी तरीके से देखें, अगर विशेषण पहचानना है तो उसके आगे या पीछे आप संज्ञा लगाएं। क्या लगाएं जी? संज्ञा। चलिए क्या कहेंगे? ऑप्शन ए की जांच करते हैं। कह रहा है पौराणिक। क्या जी? पौराणिक। क्या कह रहा है जी बच्चों? पौराणिक। चलिए पौराणिक आदमी, पौराणिक लड़का, पौराणिक चीजें, पौराणिक वस्तु, वही मिल गया यार। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखें अगला प्रश्न कह रहा है ना कि यह नया माल है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। यह नया माल है, खूब ध्यान से देखें। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? नया शब्द के बारे में पूछा है। देखें यहाँ इस ऑप्शन का सही सबसे अच्छा प्रश्न होगा ऑप्शन सी, विशेषण। क्या होगा जी? विशेषण। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है जी? विशेषण। चलिए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो किसकी विशेषता बताए? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्या कह रहा है? देखें अगला क्या कह रहा है। कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह, याद कीजिए, भगत सिंह के नाम पर तो ना ये एक नारा बनता है वंदे मातरम। चलिए जय हिंद बोल के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? देखें उन्होंने लिखा था एक लेख और एक पत्र, लिखा था कि नहीं भगत सिंह ने। बहुत अच्छी ना पाठ है, आप लोग इसे पढ़ें, आप लोग को सद्बुद्धि मिलेगी, देश के प्रति सोचने का ना एक शक्ति मिलेगा, एक ना चलिए ऊर्जा आएगी आप लोग के अंदर। इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उन्होंने देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहा था जी? सुंदर मृत्यु कहा था। क्या कहा था? सुंदर मृत्यु। हाँ, इसमें जो आत्महत्या के बारे में बताया गया है कि आत्महत्या क्या है, तो कायरता है। आत्महत्या के बदले आप अगर अपने देश के बारे में सोचें, अपने प्राणों को ना देश पर निछावर करें, तो वो अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। देखें क्या कह रहा है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार, ठीक है ना। चलिए ये शब्द जो है ना, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी। चलिए निधन आधार, विसर्ग का र हो जाता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि में कुछ नियम चलते हैं। विसर्ग का क्या हो जाता है जी? र में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? र में। कभी कभी आधे र बन जाते हैं ना, ऐसे शिरोरेखा के ऊपर, कभी कभी आधा सय हो जाता है, कभी कभी चय हो जाता है ना, ऐसे नियम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों। देखें कह रहा है यशोदा का सही संधि विच्छेद है। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखें शब्द है यशोदा। देखिए यह भी हमारा, मैं कहूँगा चला गया किसमें, तो विसर्ग संधि में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन, चलिए यहाँ पे ध्यान दें, ए। क्या होगा जी? ए विसर्ग संधि है। क्या होगा? यशः धन दा, यशः धन क्या होगा जी? दा।
यशधन दा। देखें यहाँ विसर्ग का क्या हो जाता है जी, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। विसर्ग का क्या हो जाता है बंधुओं, ओ। हाँ, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ। अगर आप आयुष अकेडमी के विद्यार्थी हैं तो मैंने संधि के नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है। ओए यार, ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया। रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भितिहरवा के पास है। किसके पास है, भितिहरवा के पास है। आप लोग याद करें कि एक निबंध आई थी हमारे दिगंत भाग 2 में ना, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, जिसके लेखक कौन थे बताएं जल्दी। ओ सदानीरा के लेखक कौन थे, सभी विद्यार्थी बताएं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे। कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, जिन्हें चंपारण के बारे में, बिहार के स्पेशल ना, जो बिहार की धरती है, मिट्टी है, इसके बारे में व्याख्या किया था अपने निबंध में। और उन्होंने कहा था रामपुरवा में उस निबंध, रामपुरवा जो ना है हमारे बिहार में, उसका जिक्र कहाँ हुआ था, तो माथुर जी ने लिखा था ओ सदानीरा, इसमें ना, जो कि कहाँ है, भितिहरवा के पास है। भितिहरवा आश्रम के ना कौन थे, अच्छा मुख्य व्यक्ति कौन थे, कौन संचालन करते थे, तो पुंडलिक जी। कौन जी, पुंडलिक जी ना। देखिए सब्जेक्टिव में पूछता भी है कि पुंडलिक जी कौन जी। चलिए हाँ, पुंडलिक। चलिए यहाँ कुछ ना गड़बड़ लिखा जा रहा है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, पुंडलिक जी याद रखें। क्या रखें, पुंडलिक जी, भितिहरवा आश्रम के ना मुख्य कार्यकर्ता थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, बड़े ना रुके ना थके और पढ़ते रहें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग, अच्छा उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्दों के आगे। कहाँ लगते हैं, आगे, शब्दों के आगे लगते हैं। देखें अच्छा, मूल शब्द सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो मूल शब्द देखा जाता है। क्या देखा जाता है, मूल शब्द। अच्छा मूल शब्द है लोक, लोक मतलब संसार, लोक मतलब जी संसार। चलिए उपसर्ग छाटिए, एकदम आराम से आंख मूंद के कहिए, ऑप्शन ए पर उपसर्ग है जी। पर मतलब दूसरा या दूसरे के अधीन कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, अगले प्रश्न पे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार, देखें सपरिवार, परिवार मूल शब्द है जी, परिवार क्या है, मूल शब्द है, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, स। यही तो है आंख मुंद के ऑप्शन ए, सपरिवार मतलब परिवार सहित। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, शब्दों को समझे आप लोग बारीकी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मुन्नी कौन थी, वो है मुन्नी। चलिए मुन्नी कौन थी, मुन्नी मैंने बताया था कि ये जो पात्रा है मुन्नी, ये है पात्र है किस कहानी की, तो सिपाही की माँ। याद करें, सिपाही की माँ, जिसको किसने लिखा था, मोहन राकेश ने। अच्छा क्या है जल्दी बताएं, ठीक है ना। मुन्नी कौन थी, सिपाही की माँ जो पाठ है ना, उसकी क्या है, पात्रा है, जिसको लिखा है किसने, मोहन राकेश ने। अच्छा बिस्नी, चलिए बिस्नी कौन थी, मुन्नी की माँ थी। और बिस्नी का बेटा कौन था, मानक। मानक वही तो सिपाही था जो क्या जी, जंग लड़ने गया था, भारत का सैनिक था और दूसरे देशों में गया था। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1548। 1548 मलिक मोहम्मद जायसी। कौन जी, मलिक मोहम्मद जायसी, याद करें नाम, जो कि ना बचपन में ये अस्वस्थ होने के कारण ना, ये इनके शरीर में कुछ विकार भी थे, जैसे कान से वंचित थे, एक या दाई आंख से भी क्या थे, तो वंचित थे। ये सब इनकी ना ये विशेष परिस्थितियां हैं जीवन में। ये मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि हैं। कैसे कवि हैं, प्रेम पीर। देखिए ना पूछता है कि प्रेम पीर के कवि कौन है। चलिए प्रेम पीर, चलिए प्रेम पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। अच्छा मरे थे 1548, मरे थे 1548, तो जन्मे कब थे भैया, मलिक मोहम्मद जायसी जी जन्मे कब थे, देखें ये जन्मे थे 1492 में। कितने में, 1492। और ये जो इनका जन्म तिथि है अनुमानतः है जी। क्या है, अनुमानतः, अनुमानतः कहते हैं ना, अनुमान है एक, ठीक है। चलिए अच्छा कहाँ जन्मे थे, कब्र अमेठी। कब्र अमेठी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कब्र अमेठी कहाँ जन्मे थे जी, यूपी में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे मलिक मोहम्मद जायसी, यूपी में। लिखा क्या क्या था उन्होंने, चलिए क्या लिखा था, सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए क्या लिखा था उन्होंने, तो पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी थी, सभी विद्यार्थी एक बार अपने जहन से बताएं। पद्मावत किसने लिखी थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। अखरावट किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। इस प्रकार कई इनकी रचनाएं हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं बुक से, किताब से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, ईमानदार। चलिए क्या कर रहा है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। यार अख मूंद के कहो बेईमान। बेईमान इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चलिए रात का विलोम होगा, रात। ओए बच्चों वाला प्रश्न हो गया, रात का विलोम उल्टा दिन। चलिए एकदम आसान भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कर रहा है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। चलिए मैं कहूँगा इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी अवधी और ब्रज भाषा। अवधि और ब्रज भाषा में लिखते थे तुलसीदास। देखें हाँ कौन कौन सी पुस्तक लिखा था ना, तुलसीदास। चलिए हैं
बताएं, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ये सब बहुत फेमस है, महाकाव्य है बच्चों। चलिए अच्छा, अवधि भाषा क्या होता है? अवधि, अवध में श्री राम आए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अवध में श्री राम, इस प्रकार के भजन। तो अवध ना श्री रामचंद्र के जमाने में जब उन्होंने अवतार लिया था तो एक क्षेत्र हुआ करता था, क्या जी? अवध। क्या क्षेत्र हुआ करता था? अवध। और अवध क्षेत्र में एक भाषा चलती थी, लोगों के नाम समाज में ये भाषा प्रचलित थी, एक भाषा प्रचलित थी, ऐसा समझे, जिसको क्या कहा गया जी? अवधि भाषा ना, अवधि भाषा। तो श्री रामचंद्र के जमाने की भाषा थी, ठीक है ना। और देखिए ब्रज भाषा, कृष्ण भगवान ना, कृष्ण भगवान को आप लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान ना जो ब्रज भाषा कृष्ण भगवान के जमाने की भाषा है। ब्रज एक क्षेत्र हुआ करता था वृंदावन में, गोकुल में, ठीक है ना। और वहाँ एक भाषा प्रचलित थी, इसलिए उस भाषा में कवि ने अपनाया है उसको ब्रज भाषा। चलिए, कृष्ण भगवान के जमाने की भाषा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो खाने योग्य हो वह है। जो खाने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछा गया है। चलिए, अनेक शब्दों के लिए क्या पूछा गया है? एक शब्द। देखें, जो खाने योग्य है उसके लिए एक शब्द। यार खाद्य कहते हैं, क्या कहते हैं? खाद्य। इतना तो बच्चा भी कर लेगा, आप लोग कैसे नहीं कर पाएंगे? चलिए, आगे कह रहा है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। कार्य करने वाला, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। बताओ विद्यार्थियों, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है कार्यकर्ता। कार्य करने वाले को ही तो कार्यकर्ता कहते हैं ना। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। कह रहे हैं नाभादास। चलिए, अगला प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। काव्य रचना यानी कि काव्य रचना, वे कहाँ रह करके ना सोचते थे, लिखते थे, चीज़ों को समावेश करते थे अपने रचनाओं में, तो उनका क्षेत्र क्या था ना, काव्य रचना का क्षेत्र क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन सी, याद रखिए, वृंदावन। वृंदावन देखिए, वृंदावन में कौन रहते थे? श्री कृष्ण। अच्छा, नाभादास किसके चलिए नाभादास ना किसकी भक्ति किया करते थे? तो श्री कृष्ण भगवान की। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे ना, अनन्य भक्त। चलिए, आप लोग याद करें नाभादास। चलिए, नाभादास बताएं आप लोग, नाभादास का जन्म कब हुआ था? आप लोग सभी विद्यार्थी बताएं, याद करने का स्मरण करें ना, प्रयास करें, स्मरण करें। नाभादास का जन्म कब हुआ था? यार मैं कहूँगा, चलिए 1500 कब हुआ था? 70। ये भी क्या हुआ था जी? 1570 में अनुमानित हुआ था, अनुमानित। चलिए, कहाँ हुआ था? चलिए, कहाँ हुआ था बताएं आप लोग। चलिए, ये बात आप लोग ना, इस सब जन्म तिथि और कहाँ जन्म हुआ था ये सब याद करें। देखें, अच्छा, नाभादास के गुरु बहुत बार पूछता है ना। देखें, नाभादास के गुरु कौन थे? आप लोग याद करें, अग्रदास। स्वामी कौन थे? अग्रदास, जो कि बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध विद्वान थे अग्रदास जी। और अग्रदास जी किसके गुरु थे? नाभादास के शिष्य ना। अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो नाभादास। ऐसे भी प्रश्न पूछता है ना। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? जल्दी बताएं। चलिए ना, अच्छा छोड़िए, पिताजी का नाम छोड़िए, फिलहाल रचनाओं को देखते हैं। नाभादास ने लिखा भक्तमाल। कौन माल? भक्तमाल। किसने लिखा है? हाँ, एक लिखा है अष्टयाम। क्या लिखा है जी? अष्टयाम। चलिए, आप लोग याद करें, भक्तमाल, अष्टयाम किसने लिखा है? तो नाभादास ने। और छप्पे भी उनकी रचना है, आप लोग दिगंत भाग 2 में पढ़ चुके हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए, इस प्रश्न का जवाब सभी विद्यार्थी बताएं, क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। याद करें दिगंत भाग 2 को, जयशंकर प्रसाद, जिसने लिखा था तुमुल कोलाहल कलह में। क्या लिखा था? कौन सी कविता? तुमुल कोलाहल कलह में ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। और ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उन्हीं की रचना है। मैं बता दूं कि ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका चलिए जन्म कब हुआ था जी? तो 1889 89 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। क्या हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? सब देखें, स्थान देखें, वाराणसी। चलिए, वाराणसी कहाँ पड़ता है बच्चों? यूपी में पड़ता है यार, ये भी चले गए ना। जिनके पिता का नाम क्या था? कभी कभी पिता भी बहुत पूछता है, तो याद रखें, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। क्या था? देवी प्रसाद क्या जी? साहू, जो कि एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? ओए भाई, समास आ गया। समास तो पूछना है आपके पेपर में 2022 में। चंद्रशेखर कौन सा समास है ना? चंद्र। तो इस शब्द को विग्रह करें आप लोग, मैंने बताया है पहले भी, यानी कि चंद्र है जिसके शेखर में, यानी कि सिर में। बताएं, किसके सिर में चंद्र होता है? चंद्रमा होता है। बताएं तो कहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभु भोलेनाथ। शंकर भगवान, कौन भगवान जी? शंकर भगवान। चलिए, कौन सा समास होगा? बहुब्रीही। वह जितने भी VIP, जितने भी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, सब बहुब्रीही समास है ना। लंबोदर, गजानन, ये ना दशानन,
पीताम्बर, ये सब कौन से समास है? बहुव्रीहि, सब वीआईपी लोग हैं, इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सका आज तक। चलिए समझ रहे होंगे, उम्मीद है अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? चलिए बहुत शानदार प्रश्न है जी, फिर से समास आ गया। अच्छा, शब्द को पहले विग्रह करेंगे ना, इसको खींचेंगे, तानेंगे, ठीक है ना, ऐसे रबड़ होता है उसको खींचते हैं, उसको ना विच्छेद, समझ रहे हैं ना, बिखेरना। तो रसोई घर शब्द को विग्रह करते हैं, विग्रह से ही समास को पहचाना जाता है, ये नियम है समास का, कंपाउंड का। चलिए अच्छा, विग्रह किया जाए। रसोई का घर, क्या विग्रह क्या निकलेगा जी? रसोई का घर, रसोई जहाँ खाना पकता है, रसोई का घर। विभक्ति चिन्ह आ गया, कौन सा चिन्ह आ गया? विभक्ति। वह सारी विभक्ति वाले चिन्ह सब किस समास में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? चलिए कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ये तो ना वाकई बहुत खूबसूरत प्रश्न है। कवियों के कवि, ऐसा तो कभी सुना नहीं हम लोगों ने, लेकिन याद करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। जिन्होंने कौन सा कविता लिखा था यार? याद कीजिए, उषा। क्या जी? उषा। हाँ, सुबह की बेला होती है, सूर्य उदय होने से पहले आकाश में जो लालिमा छाई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उषा काल बोलते हैं। उषा के बारे में ना प्रकृति से संबंधित जो कि कविता है, ऐसे भी पूछता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है जी? कवियों के कवि कहा जाता है। अच्छा बताए, उषा जो शमशेर बहादुर सिंह है, इनका जन्म कब हुआ था? सभी विद्यार्थी एक बार स्मरण कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911। कब हुआ था जी? 13 जनवरी 1911। वह कहाँ हुआ था बच्चों? चलिए ये भी मैं बता दूं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, चलिए देहरादून में पड़ता है बच्चों। चलिए याद रखिएगा, देहरादून में पड़ता है उत्तराखंड। चलिए अच्छा, इनकी रचना भी एक आध ना देख ही लेते हैं। चलिए बहुत पूछता है जी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना क्या थी ना? तो कहते हैं इतने पास अपने। उन्होंने क्या लिखा है? इतने पास अपने। चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं ज़्यादा लिखूंगा, आप लोग सुने बातों को। इतने पास अपने ना, और क्या जी? चुका भी नहीं हूँ मैं। किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ना। बात बोलेगी, क्या बोलेगी? बात बोलेगी। किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद करते चले ना, आप में एक ऊर्जा का संचार होगा ना, पेपर अच्छे तरीके से करके आइएगा एग्जाम में। चलिए बहुत खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना विलंब किए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा चूमना, ओए होए, अंगूठा चूमना पता है? अंगूठा कोई चूमता है, क्या करता है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा खुशामद करना। क्या करना? खुशामद करना। ये बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, इसको आप लोग रट ही लें तो ही अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सकार का विलोम, विपरीतार्थक, उल्टा, जो भी कहे एक ही बात है। चलिए सकार का क्या होता है? सकार मतलब सब आकार हो जिसके, साकार एकदम आकार सहित सब आकार हो। इस शब्द का सही विलोम आप लोग देखें, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, कोई आकृति नहीं, उसे क्या कहते हैं? निराकार। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निश्चय का संधि विच्छेद। तो देखिए इस प्रश्न में अभी तक जितने भी संधि आए देखें तो ज़्यादातर विसर्ग संधि से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ये शब्द भी देखें, मैंने कहा था कि विसर्ग का कभी लोप हो जाता है, कभी ओ हो जाता है, और कभी क्या हो जाता है? आधा र हो जाता है, कभी आधा स हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात है बच्चों, विसर्ग संधि का उदाहरण है और निश्चय शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए निधन चय। विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा स में परिवर्तन। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। उम्मीद है आप लोग समझे, इस बात को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। आगे कह रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण, क्या बात है, भूषण जी ने लिखा था कविता, मैंने पढ़ाया था अच्छी तरीके से। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रीतिकाल। कौन काल? रीतिकाल। देखें चलिए ना, भूषण जी ने लिखा है कविता, जो कि ना कविता मतलब गाया जाने वाला, ठीक है ना। चलिए काव्य खंड में ये पाठ है, वर्णित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल। अच्छा रीतिकाल ना, जब भारत में रीति रिवाजों का ना वर्चस्व था ना, रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी बातें प्रचलित हुआ करती थी, समाज को ये बात बताई जाती थी, उस समय के लेखक हैं कौन? हमारे भूषण जी। समझ में आ रही बात ना? चलिए वही होता है रीतिकाल। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था? सभी विद्यार्थी एक बार स्मरण याद करने का प्रयास करें। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी सोचे। चलिए 1613 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1613 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी। कहाँ पड़ता है? अच्छा यूपी, कानपुर। यूपी के कहाँ जी? कानपुर में। चलिए कानपुर में हुआ था बच्चों, याद रखें।
भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 कानपुर उत्तर प्रदेश। चलिए बहुत खूबसूरत। हाँ, पिता कौन थे? अच्छा, पिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू साहब, देख लो। पिता कौन थे? भूषण जी के पिता कौन थे? भूषण जी के पिता कौन थे? याद कीजिए। चलिए, रत्नाकर त्रिपाठी। क्या याद रखिएगा? रत्नाकर कौन थे? चलिए, अच्छा, रत्नाकर कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी थे, याद रखें, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि देवता का ना पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? देखें ऑप्शन की तरफ। यार ये तो मुझे दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन ए, देव। देवता का देव तो ही होगा, देवता को देव ही तो कहते हैं, ये सही पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, पुरुषोत्तम। अबे क्या कह दिए गुरुजी? अवनी ये भी नहीं होगा, अवनी धरती का होता है। चलिए विप्र, ये तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना रुके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। चलिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। रघुवीर सहाय याद कीजिए, जिन्होंने क्या लिखा था? अधिनायक ना, अधिनायक। अच्छा, अधिनायक की कुछ पत्तियाँ मुझे ना याद करने का स्मरण मैंने पढ़ाया था कि ना हरचंदा के बारे में बताया गया था, जो कि एक ना गरीब जनता का प्रतिनिधि हुआ करता था ना, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फटा सुथाना पहने ना, कि फटा सुथाना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है ना। रघुवीर सहाय ने क्या लिखा था? अधिनायक कविता लिखी थी। क्या लिखी थी? अधिनायक। चलिए, अच्छा, इनका जन्म स्थान कहाँ है? सभी विद्यार्थी चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बताएं आप लोग ना, बताने का प्रयास करें, जल्दी याद करें। चलिए जल्दी याद करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं बता दूं रघुवीर सहाय के बारे में। चलिए, रघुवीर सहाय क्या ना, अधिनायक। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था बताएं? जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश। अच्छा, देख लेते हैं, चलिए सन भी देख लेते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी याद करें। चलिए इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर। कब हुआ था जी? 2 दिसंबर 1900 कब हुआ था? 29 में। कब हुआ था जी? 1929 में। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 2 दिसंबर ना 1929 में। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए याद हो गया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है मलयज की रचना नहीं है। मलयज जी को याद कीजिए, जिन्होंने लिखा था डायरी ना, डायरी लिखा है। क्या लिखा है जी? डायरी। चलिए मलय जी ने डायरी लिखा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मलय जी की रचना नहीं है। सलाम, हाँ जी है जी, जूठन भी है, जूठन ही। चलिए, अच्छा, रचना नहीं है जूठन, मलय जी की रचना नहीं है। चलिए, मलय जी की रचना नहीं है। इस प्रश्न का जवाब देखें, इसमें कुछ ना मुझे गड़बड़ी लग रहा है इस प्रश्न में। देखें सभी विद्यार्थी, न आने वाला कल हो सकता है, सलाम भी हो सकता है। अच्छा, जूठन किसने लिखा है? चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, चलिए हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है, मैं तो इसी को टिक करूंगा, जूठन। और भाई जूठन किसकी रचना है? जूठन रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मैंने कितनी बार आप सभी को बताया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ना, जो कि एक चूड़े जनजाति से संबंधित थे। बहुत मर्मिक कहानी है जी, रूह कांप जाती है इस कहानी को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो 46वां प्रश्न का सही जवाब मुझे लग रहा है ऑप्शन बी, जूठन लिखा था किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। बाकी सब चीजें हो सकती हैं, है कि नहीं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखें, ज्ञात का विलोम। ओए ज्ञात अज्ञात, आंख मुंद के बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए 48 क्या कह रहा है? चलिए, भारत का विशेषण। मैंने कहा था जब भी विशेषण पहचानना हो तो शब्दों के आगे या पीछे आप क्या लगाएं? संज्ञा लगाएं। क्या लगाएं जी? संज्ञा। विशेषण अपने आप पहचान में आ जाएगा। अच्छा, भरत आदमी, भरत लड़का, भरत देश नहीं। अच्छा, भारतीय आदमी। देखिए मिल गया ऑप्शन। चलिए मिल गया जवाब जी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय आदमी। कौन आदमी? भारतीय आदमी, भारतीय लड़का ना, भारतीय लड़का, वस्तुएं ना, सामग्री, सब चीज आ सकते हैं, यानी कि ये 100% बैठ रहा है, तो यही भारत का विशेषण है, ऑप्शन बी भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है 49वां, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति, अच्छा क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, ये है जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक भी कहा जाता है। याद कीजिए, जून 1974। अच्छा, जून 1974 की सन को याद करें आप लोग ना। चलिए, जून कब हुआ था जी? 1974 में पटना का गांधी मैदान स्थान था, जहां पर भाषण देने आए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। और ऐसा भाषण जो एक ऐतिहासिक भाषण था, लोग इतने मंत्र मुग्ध होकर के उनके भाषण को सुन रहे थे कि जनता में ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई चहल पहल, ना कुछ भी सुनाई नहीं देती थी बच्चों। तो ये एक ऐतिहासिक भाषण था, जून 1974 को कहाँ हुआ था? पटना के गांधी मैदान में। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अच्छा चलिए अगले चलते हैं आगे, अगले प्रश्न में आज का अंतिम ना। चलिए, और ये दूसरे सेट का
50वां प्रश्न ना पूरा होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। बताएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अच्छा, कहाँ नहीं बल्कि कब हुआ था। यहाँ सम दिया है ऑप्शन में, तो कहेंगे कब हुआ था। चलिए सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करें। चलिए मैं कहूँगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883। कहाँ हुआ था? 1883 में हुआ था। वह कहाँ हुआ था यार? चलिए तो कहे एक स्थान है कांगड़ा। चलिए कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कहाँ पड़ता है जी? तो एचपी। मैं क्या कहूँगा? एचपी। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिमाचल प्रदेश। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जी? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। आप लोग याद रखें। और याद रखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी रचना की थी दिगंत भाग 2 में भैया? चलिए चंद्रधर शर्मा उसने कहा था, ओए क्या बात है, मैं तो भूल ही गया था। उसने कहा था है, प्रेम पर आधारित कविता है, मार्मिक कविता है जी, जिसका पात्र हुआ करता था कौन? लहना सिंह नायक था, है कि नहीं? वजीरा सिंह थे। हैं ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा, दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा सच्चा मेरा, शीश महलना मुझको सुहाए, तुझे संग सुखी रोटी भाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और प्रथम सेट का जो 50 प्रश्न बाकी रह गए थे, 5 मिनट का ब्रेक लिया था हमने, अब हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये 51वां प्रश्न आप लोग देखें। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना ऑप्शन बी, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था जी। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। याद रखें इलाहाबाद यूपी में हुआ था। कहाँ जी? इलाहाबाद। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक देखें पलटन, ये पलटन क्या होता है जी? एक ना सेना का एक पोस्ट होता है पलटन। देखें पलटन कहते हैं सेना को। आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में व्याख्या नहीं करूंगा। अच्छा, पलटन का विदूषक जो शब्द होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? आप लोग समझे अच्छी तरीके से। विदूषक का तात्पर्य होता है ना कि हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। हंसते हैं ना, हंसाते हैं इंसानों को, मनोरंजन कराते हैं। विदूषक का अर्थ होता है विद्यार्थियों, एक बार फिर से समझे, हंसाने वाला व्यक्ति या मस्खरा कहते हैं। जो व्यक्ति मस्खरा होता है, मैं भी थोड़ा बहुत मस्खरा हूँ, आप लोग जानते हैं। चलिए तो पलटन का विदूषक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। सभी फौजियों को ना, सिपाहियों को हंसाते रहता था जी अपनी बातों से। और वजीरा सिंह कौन था? तो लहना सिंह का क्या था जी? भतीजा था, जिसकी गोद पे ना दम तोड़ा था किसने? लहना सिंह ने, जो कि उसने कहा था का मुख्य पात्र था। ये बात मैंने अच्छी तरीके से बताया है सभी विद्यार्थियों को। चलिए आगे क्लियर करते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि माटी के मूर्ति रचना किसकी है? माटी के ना मूर्ति किसकी रचना है? आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को बनाएं। तो ये देखें बहुत अंदर से प्रश्न किया है जी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी के मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुद्ध कविता की खोज किसने लिखा है? दिनकर जी, जो कि हमारे बिहार के लेखक हैं दिनकर जी। चलिए इनका जन्म हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सभी विद्यार्थी बताएंगे, याद करेंगे। इनका जन्म हुआ था ना, चलिए कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को ना सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। मैं बता दूं कि ये हमारे बिहार के लेखक हैं बच्चों, और इनके द्वारा लिखी हुई कृति है ना शुद्ध कविता की खोज।
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था क्या जी, अर्धनारीश्वर, उसी पाठ में इस चीज का जिक्र किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। चलिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय को आप लोग भली भांति जानते हैं, तो उनके पिता के बारे में यहाँ पूछा गया है जी। चलिए ना, अज्ञेय के पिता का ना चलिए नाम क्या था, आप लोग बताएं, सभी विद्यार्थी याद करने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो अज्ञेय जी के ना पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब देखें अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था जी, अज्ञेय जी का चलिए जन्म कब हुआ था आप लोग बताएं। तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर ना, कुशीनगर 7 मार्च 1911 कुशीनगर, ये भी यूपी के लेखक हैं जी, राइटर हैं। चलिए बहुत सुंदर। इनकी माता का नाम था बेयंती देवी। चलिए पिता का नाम तो हीरानंद शास्त्री था, लेकिन माता कौन थी, बेयंती, याद रखिएगा बेयंती देवी। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग सुने होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से कब चला था जी, 1914 से 18 तक चला था ये विश्व युद्ध। तो उसी पे एक कहानी गढ़ी गई है ना, उसने कहा था। वही प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जर्मनी, जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था ना। इस प्रथम विश्व युद्ध को आधार बना करके कहानी गढ़ी गई है, जिसका नाम है, उसने कहा था, किसने लिखा है, मैंने भली भांति कई बार बताया है, नायक कौन था, लहना सिंह। चले याद करते चले, हर एक चीज कंठस्थ करेंगे जी। आगे कह रहा है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखे ना, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। देखिए 57वां प्रश्न है। 57वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, अच्छा, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे ना, ये इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा छोटा नागौर पठार से माना जाता है। चंपारण में जो धांगड़ आए थे, धांगड़ जाति प्रजाति जी, वो छोटा नागौर पठार से आए थे, वहाँ के निवासी माने जाते हैं। ये जो तथ्य है कहाँ से लिया गया है, तो देखें मैंने कहा था ओ सदा नीरा किसने लिखा था, ओ सदा नीरा। चलिए बताएं आप लोग, ओ सदा नीरा लिखा था जगदीश चंद्र माथुर जी ने, और चंपारण की धरती के बारे में विशेष बातें बताई थी। और ये जो धांगड़ जनजाति है ना, कहाँ से है, छोटा नागपुर। एक कभी कभी और पूछ देता है, देखें ये जो थारू हम लोग जनजाति हैं, थारू जो पश्चिमी चंपारण में निवास करते हैं, नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये थारू जनजाति कहाँ से आए हैं। अगर इसके बारे में प्रश्न कहेगा तो आप लोग कहिएगा थार राजस्थान के थार जो क्षेत्र है, वहाँ से थारू जनजाति आई पश्चिमी चंपारण की धरती पे, और यहीं के निवासी होकर के बन के रह गए। इसका जिक्र किया है, इतिहास बताया है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। देखें अगला प्रश्न कह रहा है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। सिपाही की माँ किसने लिखा था जी, मोहन राकेश। मैंने बताया था मानक था, उसकी बहन थी मुन्नी, और उसकी माँ कौन थी, बिस्नी। ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देखे होगा ऑप्शन डी, अंडे के छिलके तथा ना अन्य एकांकी का एक छोटा सा ही एकांकी है सिपाही की माँ, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। चलिए सभी विद्यार्थी बताया कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, याद करने का प्रयास करें ना। चलिए मोहन राकेश का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिपाही की माँ एकांकी लिखी है, उनका जन्म हुआ था ना। चलिए देखें 8 जनवरी, कितना जनवरी जी, 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था जी, पंजाब में। चलिए अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन का नाम मोहन ना, चलिए मनमोहन गुगलानी। चलिए बचपन का नाम था मनमोहन गुगलानी। चलिए ये सब चीज़ें आप लोग सुनते जाएं एकदम ध्यान एकाग्र करके। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ना प्रलय की छाया के कवि हैं, प्रलय की छाया के कवि हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कमायनी लिखी है, कमायनी पुस्तक। जयशंकर प्रसाद दिगंत भाग के ना, दिगंत भाग में कौन से पाठ लिखे हैं, बताएं जल्दी, सब कुछ बताएगा जी। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जल्दी बताएं आप लोग क्या लिखे हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। उसी पाठ में इस चीज का जिक्र किया गया है, प्रलय की छाया, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चले आप लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, चलिए कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सलाम कहानी के कहानीकार हैं। सलाम कहानी के कहानीकार कौन है, आप देखें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जी ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने जूठन नामक आत्मकथा, चलिए जिन्होंने क्या लिखा जी, जूठन एक बहुत ही ना आत्मकथा है, मर्मिका आत्मकथा है, रूह कांप जाती है जी इसको पढ़ने
पढ़ने से ना, पढ़ने पर आप लोग पढ़ें इसको। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था जी? तो 30 जून 1950 में। 30 जून 1950 आप लोग याद रखें। कहाँ हुआ था ना? तो बरला मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है जी? तो यूपी। ये भी हमारे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे कहाँ के लेखक थे? उत्तर प्रदेश के हैं जी। चलिए बहुत सुंदर। अगला देखते हैं 61वां प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों। कह रहा है कौन सी रचना मलेज की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कौन सी रचना मलेज की नहीं है? देखें, हाँ चलिए, जख्म पर फूल ये तो है, बिल्कुल है जी। संवाद और एकालाप ये भी है जी, बिल्कुल है जी। रामचंद्र शुक्ल ये भी है, बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुनो राधिके। ये कुछ अजीब ही दिया हुआ है, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है शायद, हाँ इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ये ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए 62वां प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न क्या कहता है? चलिए थोड़ा आगे चला गया, पीछे कर रहा हूँ। 62वां प्रश्न कहता है कि पंडित राम अवतार कौन थे? चलिए पंडित राम अवतार कौन थे? पंडित राम अवतार कौन थे? चलिए देखें, जब आपने काव्य खंड पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी को या फिर तुलसीदास जी को, तो उसमें ये नाम सुनने को मिला होगा। अब ये मत चौंकिए कि ये पंडित राम अवतार कौन थे भाई, ये क्या थे? ऑप्शन डी सही जवाब है इस प्रश्न का। ज्योतिषी और वैद्य थे, ठीक है ना? ज्योतिषी और क्या थे? वैद्य थे। इसका जिक्र आप लोग ढूंढे। हर चीज ना, हर चीज एक छाप छोड़ती है, हर चीज का एक रहस्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 मई 1895 को। कहाँ हुआ था? चलिए कहाँ हुआ था सभी विद्यार्थी बताएंगे। चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? 12 मई 1895, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ था बउआ, सब आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 64वां प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ छोटा है जी, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर रहा हूँ, विशाल। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 64वां प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत के रचनाकार, पद्मावत फिल्म आप लोगों ने देखा है, संजय लीला भंसाली की, जो किसने लिखा है जी कहानी? इस ना देखिए, इस पर एक फिल्म भी बना है आप लोगों ने न, रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, और भी कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं। तो पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत किसकी कथा है? तो सबसे सभी विद्यार्थी इसको याद कर लें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना जायसी। जायसी कहने का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी साहब। मलिक मोहम्मद जायसी साहब। मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म कब हुआ था जी? तो उनका जन्म हुआ था ना, चलिए 1492 में। 1400 कितना? 92, 1492। और ये जन्म तिथि ना लगभग अनुमानित था। कहाँ हुआ था? कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ था जी, यूपी। चलिए याद रखें आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे। कैसे गुरु थे? देखिए कभी कभी पूछ देता है दीक्षा, क्या लिखिएगा? दीक्षा ना, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द होता है ना, दीक्षित। दीक्षा गुरु क्या होता है भाई? दीक्षा गुरु होता है ना, एक होता है शिक्षा गुरु, जो अक्षरा आरंभ कराते हैं, शास्त्रों के बारे में पढ़ाते हैं, वेदों के बारे में पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु क्या होता है भाई? जो संस्कारों, रीति रिवाजों को पढ़ाता है, बच्चे में वो चीज़ समावेश करता है, वो कहलाता है दीक्षा गुरु। चलिए तो यहाँ सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास रामचरितमानस ना बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, आप लोग याद करें। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है राम बोला। राम बोला उनका मूल नाम था। चलिए इसके बारे में कुछ और ज़्यादा बताऊँ तो तुलसीदास की माता का नाम क्या था जी? चलिए हुलसी। क्या था जी? चलिए तुलसीदास की माता का नाम क्या था? सभी विद्यार्थी याद करें, हुलसी। चलिए क्या कहेंगे? हुलसी था। और चलिए पिता क्या थे ना? पिता आत्माराम दुबे थे। आत्माराम दुबे याद रखें, मैं ना ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जन्म चलिए 543 ना बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म उनका, बादा उत्तर प्रदेश। याद रखें किनका? तो तुलसी चलिए दास का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू सब। कह रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न, भक्तमाल, भक्तों की माला, भक्तमाल के रचयिता कौन है? चलिए सभी विद्यार्थी बताएं भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन डी नाभा दास, जिसने आपके दिगंत भाग में काव्य खंड में छप्पय लिखा है। क्या लिखा है? छप्पय।
6 ना छप्पय, 6 छंद की कविता, 6 पंक्तियों की कविता, आप लोग ध्यान रखें, छप्पय, ठीक है ना। चलिए छप्पय किसकी रचना है, तो नाभा दास की, और भक्तमाल भी किसकी रचना है जी, तो नाभा दास की। चलिए याद करते चले खूब शानदार तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, चलिए कह रहा भूषण के पिता का नाम क्या था, भूषण के पिता का नाम क्या था। भूषण ना, जिन्होंने यही भूषण थे जिन्होंने क्या कौन सी कविता लिखी है, तो उस कविता का नाम ही पड़ता है कवित ना, मतलब जिसे गाया जा सके। कवित का अर्थ क्या होता है जी, जिसे गाया जा सके। भूषण, भूषण के पिता का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम क्या था जी, रत्नाकर त्रिपाठी। आप लोग इस प्रश्न को याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छायावाद। छायावाद के कवि थे जिन्होंने लिखा था कमायनी। हर एक बार मैंने इस प्रश्न को बताया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए बिखरे मोती ना, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है। चलिए बिखरे मोती क्या है आप लोग बताएं। साधारण सा प्रश्न है जी, बच्चों वाला प्रश्न है, अगर आप पढ़े हैं तो। बिखरे मोती, चलिए बिखरे मोती क्या है, सभी बच्चे इसे याद करने का प्रयास करें। क्या है आपके जगह में, क्या आ रहा है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न, चलिए बिखरे मोती क्या है जी, तो मैं कहूँगा बिखरे मोती किधर गया, हाँ ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है ये बिखरे मोती। कहानी संग्रह किसकी है, आप याद कीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी, चलिए सुभद्रा कुमारी किसको जी, चौहान को ना। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता है यार। चलिए ना, जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। कहाँ जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। उम्मीद है आपको ये चीज़ें, ये तथ्य समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों ना, चलिए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। ये देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी आगे मैंने हर एक बार बताया है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो लिखा है उषा। क्या लिखा है जी, चलिए उषा। उषा आप लोग समझते हैं क्या होता है। उषा के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था ऑप्शन बी धर्म देवी। 71 का भी, चलिए 71 का भी धर्म देवी। चलिए उनकी पत्नी का नाम क्या था मैं बता दूं, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो ये शमशेर बहादुर सिंह थे ना, इनका विवाह हुआ था 1929 में विवाह हुआ था किससे, धर्म देवी से। और देखें विवाह दाम्पत्य जीवन चलता रहा और 1933 में उनकी पत्नी का क्या हो गया जी, मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, जिससे शमशेर बहादुर सिंह ना वैराग्य जीवन अपना धारण कर लेते हैं। थोड़ी सी जीवन परिस्थितियां बदलती हैं, मैंने अपने विद्यार्थियों को भली भांति पढ़ाया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, सभी विद्यार्थी याद करें। चलिए मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सभी विद्यार्थी देखें, पार्वती बाई। गजानन मुक्ति माधव बोध की ना, गजानन माधव मुक्तिबोध की माता का नाम क्या था, सभी याद करें, पार्वती बाई। चलिए पार्वती बाई नाम था जी। चलिए बहुत सुंदर। पिता कौन थे, चलिए ठीक है, मुक्तिबोध की माता का नाम पार्वती बाई था, तो पिता कौन थे, सभी विद्यार्थी बोलेंगे। चलिए तो माधवराज थे। कौन थे, माधवराज मुक्तिबोध। माधवराज क्या जी, मुक्तिबोध। चलिए माधवराज मुक्तिबोध, सभी विद्यार्थी याद करें। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, चलिए यहाँ पे आ गया आशीर्वाद का संधि विच्छेद। आशीर्वाद था अस्तु। सभी मेरे YouTube चैनल को पढ़ें और अर्हत अंक प्राप्त करें, ये मेरी आशीर्वाद है सभी विद्यार्थियों के ऊपर। चलिए शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछा हुआ है जी। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा आशीह धनवाद। इस शब्द का ना संधि विच्छेद होता है आशीह धनवाद। देखें यहाँ पर आशीह धनवाद, तो कहिएगा ये विसर्ग कहाँ चला गया जी, तो विसर्ग संधि में नियम चलता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो आशीह धनवाद बनेगा क्या जी, आशीर्वाद। ठीक है ना, या विसर्ग का कह सकते हैं र भी हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। विसर्ग का र, आधा र बन जाता है विद्यार्थियों, ये शिरोरेखा के ऊपर। बहुत सुंदर, कभी लुप्त हो जाता है, कभी आधा स में, कभी च में। अजीब से चलते हैं रूल। चलिए नियम चलते हैं। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न कह रहा है ना, देखिए नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक किस संधि का उदाहरण है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। संधि ना अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है। अगर आप आयुष एकेडमी के विद्यार्थी हैं तो अवश्य इस तथ्य को जानते हैं। चलिए फिर भी मैं बताऊंगा। नायक कौन सा संधि का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए अयादि संधि, सभी यहाँ पे निगाह है ना फिरे, ध्यान केंद्रित करें। अयादि संधि, अयादि ऐसा लगता है ना कि कोई साधु संत महात्मा है। अयादि संधि का उदाहरण है जी, जो कि पांचवा भेद है किसका? स्वर संधि का। स्वर संधि का पांचवा भेद होता है अयादि संधि, जिसमें ना अच्छा नायक शब्द क्या है? नायक, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है हमारा नय धन, क्या जी? नय धन अक, नय धन अक, नय धन अक। समझ में आया बात? ये है अयादि संधि का उदाहरण। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न कह रहा है सदैव। सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव, देखें सदैव शब्दों को देखें, वृद्धि हुआ है, वृद्धि संधि किसका उदाहरण है जी? वृद्धि संधि। इस ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृद्धि संधि का उदाहरण है जी सदैव। जहां भी आप लोग शब्दों में दो मात्रा देखें, दो मात्रा वृद्धि हुई है, वृद्धि संधि है। चलिए अगर सदैव का संधि विच्छेद हम लोग करें तो क्या होगा जी? यहाँ पर देखें सदा धन, क्या होगा जी? एव, सदा धन एव सदैव का संधि विच्छेद होता है, जो कि है वृद्धि संधि का उदाहरण। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? कह रहा है सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति से याद है, सन्मति का मतलब समझते हैं ना? सन्मति मतलब सद्बुद्धि, शांति। महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, उन्होंने लिखा था भजन रघुपति राघव राजाराम, है उसमें ना सबको सन्मति दे भगवान, सन्मति। सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति, चलिए सन्मति से एक गाना याद आ गया, भजन आ गया, भजन याद आ गया महात्मा गांधी का, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। चलिए सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए फिर से मैं बताऊंगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, सत्य धन मति। ये व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। आधा त का परिवर्तन हो जाता है किसमें? आधे न में। व्यंजन संधि में ये रूल चलता है, मैंने बताया है सभी विद्यार्थियों को। चलिए अगला प्रश्न देखें। कह रहा है 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन। दशानन का मतलब होता है रावण में कौन सा समास है? तो देखिए मैंने कहा था जितने भी VIP लोग हैं, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा रावण VIP था, उसके जैसा कोई नहीं था, उसके जैसा बलवान कोई नहीं था, जट के नाम बहुत ताकतवर था, बुद्धि भी थी, पैसा भी था, बल भी था, सब कुछ था। तो वो एक VIP है ना। 10 हैं जिसके आनंद, जितने भी VIP हैं जैसे ना शंकर भगवान, गणेश जी, हनुमान जी, हाँ नीलकंठ, पीताम्बर, सब बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। चलिए उम्मीद है कि बखूबी आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? गजानन। देखिए फिर से गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? अरे अभी तो बताया भाई, VIP वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, गजानन, ठीक है ना। कौन समास है? गजानन किसको कहते हैं जी? गज है जिसके आनंद, नाम गजानन, गज आनंद। चलिए ये कहते हैं कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास कहते हैं गणेश भगवान को। चलिए बहुत सुंदर, गजानन, लंबोदर सब कहते हैं जी। अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चरण कमल में प्रयुक्त समास है। समास के बारे में पूछा है। चलिए कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण के समान कमल। अगर इस शब्द का विग्रह करें तो दो तरीकों से होता है जी। चरण है जिसके कमल, ये भी कह सकते हैं ना। उपमान, देखें इस प्रकार के शब्दों में, इस प्रकार के समास में उपमा और उपमान दिए जाते हैं ना। चलिए तो चरण कैसा है जी? चरण कैसा है? कमल के समान है। चरण कैसा है? कमल के समान है। देखें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी विद्यार्थी मैंने पढ़ाया है, याद करने का प्रयास करें। ये है कर्म धारय समास, कर्म को धारण करने वाला, ठीक है ना। चरण कर्म को क्या करने वाला? धारण करने वाला। समझ में आया बात? कर्मधारय समास में उपमा उपमान होता है जी, विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया जाता है, ये चीजें निहित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में समास है। कौन सा समास है? देखें घुड़सवार, इस शब्द को ध्यान से देखिए, पहले इसको विग्रह करते हैं। घुड़सवार यानी कि घोड़े का सवार। किसका सवार? घोड़े का सवार। घोड़े का सवार
में कौन सा विभक्ति चिन्ह आ गया जी? विभक्ति चिन्ह वही विभक्ति चिन्ह आ गया यार, कहेंगे तत्पुरुष चिन्ह। सारी विभक्तियां जितने भी कर्म को ने ना से सब तत्पुरुष समास है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अतिशय, अतिशय का विलोम है। अतिशय जो शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है, देखिए ना, अधिक ही होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा है अधिक, अतिशय मतलब भी होता है अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए, कम। अतिशय का विलोम होता है कम, अतिशय कम, अतिशय कम, याद रखें। चलिए इसमें मैं विशेष नहीं समझाऊंगा, कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। आगे चलते हैं। अगला शब्द कहता है आकर्षण का विलोम है। आकर्षण, आकर्षण अट्रैक्ट ना, आकर्षण का क्या होगा भाई? आंख मूंद के कहो विकर्षण। इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। चलिए अगला शब्द क्या कहता है? पूर्ण, पूर्ण का विलोम होगा। ये यार तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया। पूर्ण मतलब कहते हैं पूरा ना, पूरा। अब क्या होगा जी? अर्ध। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अर्ध मतलब आधा, हाफ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए अनाथ, क्या कह रहा है जी? चलिए अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है प्रश्न। अनाथ, अनाथ ना, ऑर्फन क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑर्फन। ऑर्फन जो शब्द है अनाथ का विलोम होगा। अनाथ का सही विलोम शब्द होता है बच्चे सन्नाथ ना। अनाथ कहते हैं जिसका कोई नहीं हो, असनाथ, जिसके ना, जिसके ध्यान रखने वाले परिवार हो, ठीक है ना। चलिए जन्मदाता हो, सन्नाथ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न कह रहा है धुंधला में, धुंधला में, धुंधला जो शब्द है में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं, मैंने बताया था। चलिए धुंधला, मूल शब्द छांटी इसमें चलिए मूल शब्द फिर से मैं बताना चाहूँगा, मूल शब्द छाटे सभी विद्यार्थी। धुंध, मूल शब्द धुंध, अंग्रेजी में फॉग कहते हैं। क्या चल रहा है आजकल? फॉल ऐड आप लोग, चलिए आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, ठीक है ना। कहते हैं फॉग मतलब होता है धुंध। फॉग मतलब क्या होता है? धुंध। मूल शब्द है धुंध। अब देखें प्रत्यय क्या रहा है? तो ला, जाहिर सी बात है जी। इस सब का, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ला, ला प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद इक, निम्नलिखित पद इक, देखें प्रत्यय, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। ये जो जितने भी पद हैं विद्यार्थियों, सब इक से बने हैं, सब इक से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? कौन सा पद क्या है जी? तो गलत है। चलिए यहाँ पे प्रत्यय के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है ना। यहाँ प्रत्यय के बारे में नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि कौन सा पद गलत है। पद ना, शब्द जब कई रूप में ना आते हैं, विशेष रूप लेकर आते हैं तो उसे पद कहते हैं। पद बन करके पदबंध बनते हैं। आप लोग अच्छी तरह व्याकरण पढ़े हैं मुझसे। चलें देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन डी, पछिक, पछिक, ठीक है ना। क्या होता है जी? पछिक। ये पद गलत है। देखिए सामाजिक इसमें भी इक है, दैविक होता है जी, हाँ जी होता है, भौमिक ये भी सही है, लेकिन पछिक, पछिक देखें, पछिक ये इसमें ना बड़ी ई की मात्रा होती है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा, समझ में आए बात? चलिए बड़ी ई की मात्रा होती है। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ पे इसको ऐसे करना चाहिए था इस ऑप्शन को, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है ना। चलिए यही इस ऑप्शन का आप लोग टिक करें, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी सही करेंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? चलिए देखें विज्ञान, विज्ञान मूल शब्द क्या है बच्चों? ज्ञान, और उसमें प्रत्यय छाटना है, प्रत्यय। चलिए प्रत्यय कहाँ लगते हैं? चलिए अच्छा विज्ञान में ये तो प्रत्यय कह रहा है यार, यहाँ तो थोड़ा सा विचलित होंगे, मैं भी थोड़ा सा विचलित हो गया हूँ जी। प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के पीछे, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है इस पर आप लोग सभी लोग विचार करें, सभी लोग विचार करें। चलिए सभी लोग विचार करें, इसमें कौन सा होगा जी? प्रत्यय। सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञान। आ के डंडे से निकलता है प्रत्यय, ठीक है ना, तो आन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में, ये जो शब्द है निर्वासित, इसमें कौन सा प्रत्यय है? चलिए तो हम जाहिर सी बात कहेंगे कौन सा प्रत्यय है जी? तो इत, ऑप्शन डी सही दिखाई दे रहा है, इत। चलिए आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए आप लोग। अच्छा अमीय, ये तो है यार, बिल्कुल जी हाँ, अमीय कहते हैं। सुधा, हाँ जी सुधा कहते हैं। पीयूष, हाँ जी कहते हैं। ओए मिल गए यार। रसाल, रसाल नहीं होता है। रसाल पर्यायवाची शब्द है आम का। किसका जी? आम का। आम का याद रखें, आम मतलब रसाल ना। श्रेष्ठ फल, अमृत फल, समझ में, अम्ब भी कहते हैं। चलिए याद रखें, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न है हाथी ना। हाथी का पर्यायवाची फिर से नहीं है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखें आप लोग क्या कह रहा है ये प्रश्न। चलिए गज, हाँ जी बिल्कुल कहते हैं। चलिए
हस्त हस्त नहीं कहते हैं जी, मिल गया प्रश्न, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हस्त। हस्त मतलब हाथ जी, कुंभी कहते हैं, वारण कहते हैं, किसको जी, हाथी को कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, हस्त। हस्त मतलब हाथ जी, हाथ का परिवाची है। चलिए पाणी कभी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना, काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ है। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूर्ख। इसमें तो कोई विशेष समझाने वाले चीज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, खूब मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। खूब मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होना। खूब मंडूक हो गए यार, खूब मंडूक ना, एकदम कूपे मंडूक है भैया, सुना होगा आप लोगों ने ऐसे शब्द, एकदम कूपे मंडूक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी कि अल्प ज्ञान होना। चलिए उसको कहते हैं कूप मंडूक। चलिए कूप मंडूक होना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, ऐसे ऐसे अजीब मुहावरे मिलेंगे जी, यही है हिंदी। चलिए हमारी मातृभाषा मदरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कच्चे ना, देखिए कच्चे घड़े पानी भरना। ओए कच्चे घड़े से कैसे पानी भर सकते हो यार, पानी में ले जाओगे तो गल ही जाएगा, बिगड़ जाएगा जी आकार, उसका आकृति कैसे भर सकते हैं। चलिए कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए यहाँ पे सबसे सुनहरा और अच्छा सा देखिए जवाब दिखाई दे रहा है ना। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, 93 का। चलिए कह रहे हैं यहाँ देखें, बी, ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना, कहते हैं ओए कच्चे घड़े से क्यों पानी भर रहा है, ठीक से काम कर। समझ में आया बात। चलिए ठीक ढंग से काम न करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। चलिए अब हम लोग समाप्ति के कगार पे आ रहे हैं। चलिए कह रहा है चूड़िया पहनना, चूड़िया पहनना है, चूड़िया पहन लो। चलिए चूड़िया पहनना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, सब कोई जानता है जी, ऑप्शन सी, कायरता दिखाना। चलिए ना, है कि नहीं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है, रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची है, समानार्थी है ना। चलिए कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची। देखें इस प्रश्न का सही जवाब है ना क्या जी, विभावरी। क्या जी, विभावरी। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। देखिए चलिए, और तमीचर किसको कहते हैं जी, तमीचर, तमीचर राक्षस को कहते हैं। तमी मतलब अंधेरा, तमी मतलब अंधेरा, अक्षर मतलब चलने वाला, तमी मतलब अंधेरा और चर मतलब चलने वाला। अंधेरे में कौन चलता है भाई, राक्षस। राक्षस का पर्यायवाची शब्द है अम्मा। अम्मा किसको कहते हैं, माँ, माता, माँ, अम्मा, ठीक है ना। छपा, छपा इसको ना पानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पानी का पर्यायवाची शब्द होता है, जल का। चलिए बहुत सुंदर, समझे आप लोग ना हर एक चीज को अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी, इंद्र का पर्यायवाची। यार इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं जानता है विद्यार्थियों। चलिए इंद्र का पर्यायवाची देखें, कौन नहीं जानेगा जी। चलिए इसको करते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है, ढूंढे सबसे अच्छा ना। चलिए मधवा कहते हैं इंद्र को, क्या कहते हैं, मधवा। चलिए ना। चलिए विनायक, विनायक किसको कहते हैं जी, शिवसुत विनायक किसे कहते हैं जी, जल्दी पता है, आप लोग समझ रहे हैं ना। विनायक किसे कहते हैं जी, गणेश भगवान को कहते हैं। राजराज ना, ये राजराज क्या होता है जी, हम लोग किसे कह सकते हैं, राज राज। चलिए ये जो शब्द है साम्राज्य का प्रवाची हम लोग कह सकते हैं। वाजीगर क्या होता है, वाजीगर, ठीक है ना। वाजीगर देखें, वाजीगर जो तो वाणी होता है ना, प्रबंध कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाजीगर। चलिए वाजीगर प्रबंध जो होता है वाजीगर, बाजी नहीं, बाजी मतलब घोड़ा जी, आप लोग इस बात को समझें। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेईमान। उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगता है शब्दों के आगे। देखिए मूल शब्द यहाँ पे मिलेगा हमारा ईमान, मूल शब्द क्या मिलेगा, ईमान। ईमान डोल जाएंगे, ठीक है ना, जो कि कभी नहीं डोलना चाहिए किसी का। चलिए ईमान डोल। चलिए ईमान शब्द, मूल शब्द है ईमान और उसके आगे उपसर्ग लगा है जी बे। ऑप्शन सी कहिए, आंख मूंद के, ठीक है ना, 97 का सी, बे उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए बहुत सुंदर खूबसूरत प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अच्छा, लाभदायक। यार लाभदायक तो खुद ही एक शब्द है, इसमें कहाँ पढ़ाई, इसमें कहाँ उपसर्ग ढूंढ पाइएगा, अपमान है ना। चलिए इसमें भी उपसर्ग नहीं है, सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, उपकार। मूल शब्द क्या है इसमें, कार। क्या है जी, कार। कार मतलब कार कह सकते हैं, है कि नहीं। चलिए कार, सत्कार। चलिए देखें इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है उपकार, उपसर्ग होता है जी। चलिए जो कि मूल शब्द कार में लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। देखें अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है ना। चलिए उपसर्ग आगे लगता है, देखें मूल शब्द ज्ञान है जी और उसमें कौन सा उपसर्ग लगा, वी। चलिए वी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आज का इस सेट का आखिरी प्रश्न
जो कि बहुत ही शानदार है। प्रतिकूल, क्या कहेंगे जी? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। मूल शब्द है कुल, कुल समझ ना, कुल खानदान भी कह सकते हैं, एक होता है कुल ना, यानी कि टोटल। चलिए, उसमें क्या लगा है? प्रति। प्रति कहाँ है जी? चलिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों। तो मैंने सब प्रश्नों को अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी बिना कोचिंग संस्थान के बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसे देख सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।